Now, did you seen that video? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, So sir. you understood how the transformer will work. So this is that the video was like a three-phase transformer. You can see that one core is nothing but one single phase, two phase, and three phase. In that way, we can try to understand how the transformer, the current is linking to the primary side to the secondary side through the magnetic flux. I think somehow we can understand how the things are going to be happen inside the transformer, right? Yes, sir. Okay. Now let us focus to our exam point of view. So what type of questions we'll ask in the, you can see that particular portions. It is that working principle. So this is the theory of operation. So we start with the operation of a transformer at no load. So no load means, can you understand what do you mean by no load? When secondary is kept, there is no load. हम लोग प्राइमरी से ट्रांसफार्मर का दो टाइप का मतलब दो साइड रहता है. एक पहला साइड जो होता है प्राइमरी साइड, जहां से हम लोग सप्लाई से उसको कनेक्शन देते हैं. सेकेंडरी साइड में मानो अगर मेरे पास कुछ लोड नहीं रहता है, तो उस टाइप पे जो जो मेरा करंट जो होगा, जो प्राइमरी साइड में जो करंट होगा, सेकेंडरी साइड में जो होगा, वो क्या क्या नोटेशन है. सो दिस इज द theory of operation. Like we start with the operation of a transformer at no load. ठीक है. तो इसका देखो पिक्चर देखो, अगर नो लोड में होता है तो सेकेंडरी साइड क्या होता है. देखो सेकेंडरी साइड में कुछ यहाँ पर कुछ लोड कनेक्टेड है, कुछ लोड कनेक्टेड देखो नहीं है. लोड मतलब ये जो V2 है ना, यहाँ पर एक लोड RL लिखा, अगर there if there is a load, so it should be connected through a load, so that N2 is open. So कुछ लोड कनेक्टेड नहीं है. Okay, so you can see this is the primary side V1, and this primary side is we are applying the AC voltage source here. Now can anybody tell me, suppose the transformer na jo winding hai, primary winding hai, secondary winding hai, always we are trying to supply the AC. Suppose agar hum log yahan par DC supply dete to kya hota? तो फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होता सर सर. फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं होगा और जल भी जल सकता है कॉइल. राइट, क्योंकि देखो हम लोग जब एसी करंट जब फ्लो करेंगे, उसी वजह से फ्लक्स जनरेट हो रहे, उसी फ्लक्स सेकेंडरी में आके वो करंट या वोल्टेज को प्रोड्यूस करते हैं. बट अगर मैंने अगर कांस्टेंट अगर जैसे वोल्टेज अगर देते रहा, तो वहां पर फ्लक्स लिंकेज नहीं होगा, सेकेंडरी में आएगा नहीं. तो फिर वो जो जो कंटिन्यूअस जो मेरा जो करंट जो या हम सप्लाई जब देंगे, तो क्या होगा ना, उसी वाइंडिंग के अंदर वो आके घूमते फिरते रहेगा, और कुछ देर के बाद वो वाला जो वाइंडिंग है ना, वो जल जाएंगे. ट्रांसफार्मर हो सकता है, ट्रांसफार्मर का जो ये चीज है वो बर्न हो जाएगा. जैसे वाइंडिंग जब हम लोग कॉपर वायर देते हैं ना, कॉपर वायर, ये जो वाइंडिंग है ना, ये दिस इज कॉपर वायर, जहां से हम लोग ये करंट कंडक्टिंग जो कॉइल जो है, ये नॉर्मली अगर, क्योंकि ट्रांसफार्मर कॉस्टली इक्विपमेंट होता है, तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं, जो कंडक्टिविटी, मोर कंडक्टिविटी तो कॉपर का होता है, तो हम लोग ये कॉपर यूज करते हैं. अगर मानो ये सेकेंडरी में नहीं देते, डायरेक्ट डीसी सप्लाई देते हैं, तो डायरेक्टली ये आके यहाँ पर घूमते हैं, यहाँ पर कुछ लिंकेज का कुछ ये नहीं होता. तो कुछ देर के बाद ये वाला जो प्राइमरी साइड जो है ना, प्राइमरी साइड जल जाता है और स्मेलिंग साउंड आ जाता है फिर. सो ये जो इस टाइप का मेरा प्राइमरी साइड हुआ. प्राइमरी साइड में जो करंट जो होता है, यहाँ पर देखो आईपी मतलब प्राइमरी करंट, और क्योंकि सेकेंडरी में कुछ लोड नहीं है, इसी वजह से प्राइमरी करंट का I0 बोल रहा है. देखो तो नॉर्मली देखो I0 इज 2 to 5% ऑफ द रेटेड और फुल लोड प्राइमरी करंट, एंड IM इज द around 85% of I0. IM is maximum current, जिसको बोल रहा है फिर rated current. So I1 I0 is someone is called exciting current 2. मतलब no need to worry, प्राइमरी साइड में जो करंट हुआ I1, उसको हम लोग प्राइमरी करंट भी बोलते हैं IP. प्राइमरी करंट कितना होता है, अगर सेकेंडरी, अगर मानो मेरे सेकेंडरी में कुछ लोड कनेक्टेड नहीं रहता है, तो नॉर्मली वो 2 to 5% ऑफ द रेटेड करंट. रेटेड करंट मतलब क्या है, if you try to purchase a transformer, if you try to purchase a mobile, we will see the rating of the particular mobile. Rating means in what case, how much milliampere rating, how much current it can withstand, what is the battery life, and if I try to give the full charge, how many hours talk time we will get it. If I even if I go for the headphone, if you go for the some games, so how much battery, at what time the battery will be fully discharged. So in that way, the transformer also, when you try to buy a transformer, there is a rating. That means it can
withstand up to this much current, so 20 ampere current. So that is called is rated current. So normally when the transformer is not at working at no load condition, that primary current, that current is called I0. It is 2 to 5% of the rated current. So if it is rated current is 20 ampere, it is always written in the nameplate details. Transformer যদি আমরা কোনোদিনও যদি পারচেজ করি তাহলে একবার দেখবে যে ওর উপরেই আমাদের ইভেন আমাদের ল্যাবেও রয়েছে, উপরে ওর নেমপ্লেট ডিটেলসে লেখা রয়েছে দেখবে 15 ampere. 15 ampere means what, or 10 ampere means what, it is rated current, ফুল লোড রেটেড কারেন্ট। যখন ট্রান্সফরমারটা আমার ফুল লোড হবে তখন ওই কারেন্ট, ওই ম্যাক্সিমাম কারেন্টটা আমার ওর মধ্যে দিয়ে যেতে পারবে। কিন্তু যদি ট্রান্সফরমার সেকেন্ডারিটা যদি আমি লোড কানেক্টেড না করি, তো সেই ক্ষেত্রে আমার যে প্রাইমারি যে কারেন্ট হচ্ছে সেই কারেন্টটাকে আমি বলছি no load current, that is called I0. So it is written as I0. So this is basically the particular concept, and this I0 component is, you can see this is the combinations of IC and IM. What is IC and IM? IC is the core loss component and IM is magnetizing component. Now एखाने आवर बोलो जो कोर लॉस कंपोनेंट्स क्या है सर और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट क्या है, क्योंकि यहाँ पर देखो जो ट्रांसफार्मर के अंदर हम लोग जो ये वाला पिक्चर जो देखे थे ना, ये वाला देखो, ये वाला जो पिक्चर है ना, देखो यहाँ पर एक प्राइमरी साइड, यहाँ पर सेकेंडरी, ये जो अंदर का जो हॉलो जो सेक्शन है, दिस इज कॉल्ड कोर। तो इसके वजह से जो प्राइमरी करंट है, वो प्राइमरी करंट कोर के वजह से भी कुछ इन्वॉल्व होता है। इसी वजह से प्राइमरी करंट जो होता है I0, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर सम ऑफ core loss component and magnetizing component. I0 equals to IC plus IM. ये पहले ये कह रखो कैसे आता है और हम फिर बाद में समझाएंगे फिर। और ये तो सब चीज जो है U1 d5 by dt, अभी ये देखने का जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली जहाँ पर मेरा मेन कॉन्सेप्ट है वहाँ पर। हेलो सर, हेलो सर, ये ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी सर्किट में जो दोनों वायर को मिलाए हुए एक दूसरे से जोड़े हुए हैं अक्रॉस ये क्या बोलते हैं उसको, कोर के ऊपर से, तो वहाँ शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं हो रहा? नहीं, वो तो तुमने वो उसको वीडियो को अच्छा से देखा नहीं, वो तो ऐसे करके नहीं मिलाया था उसको। जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रिक वायर में दो अपोजिट मतलब वायर को ऐसी नहीं, दोनों को और एक बार देखना, प्राइमरी कॉइल का सेकेंडरी कॉइल का वो कनेक्टेड नहीं था, वो अलग अलग था। प्राइमरी कॉइल अलग था, सेकेंडरी कॉइल अलग था, दोनों के साथ किसी का टच नहीं है। हाँ सर, दोनों का टच नहीं है, लेकिन प्राइमरी में ही जो हम एसी सोर्स दे रहे हैं वो दोनों का आपस में तो वो तो टच था ना दोनों। और एक बार बताओ, ठीक से समझ में नहीं आ रहा, और एक बार बताओ। जैसे कि कोई भी इलेक्ट्रिक वायर है, ठीक है, स्विच बोर्ड है, हेलो सर, स्विच बोर्ड है, उसमें दो वायर होता है ना किसी चीज को प्लग करने के लिए। अगर दोनों वायर को अगर एक दूसरे से जोड़ हो जाता है। मैं समझ गया। इसके बाद ट्रांसफार्मर के बारे में बताओ। लेकिन ट्रांसफार्मर में जो अभी तो प्राइमरी में हम किए हैं, ऐसी सोर्स से दो वायर आया और वो दोनों से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ना, वहां कहां पे जुड़ा हुआ है? ये तो कहां पे जुड़ा हुआ है, मुझे दिखाओ तो कहां पर। ऐसी सोर्स से दो वायर आया, ये तो जुड़ा हुआ है ना, ये वाला। हाँ, ये तो लाइन और न्यूट्रल है आपका, सप्लाई जो है, ये तो सप्लाई साइड है। तो फिर ऐसा होगा तो फिर हम लोग जो प्लग पॉइंट में जो करते हैं, जैसे जो पॉइंट जो देता है वो तो उसके साथ जॉइंट है, और जहां पर जा रहे हैं देखो हमेशा वो पैरेलल में आ रहा है। फिर देखो उसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव है, वो एक न्यूट्रल में जा रहे हैं, लाइन और न्यूट्रल है। ये आपका शॉर्ट नहीं हो रहा है। फिर ये कॉइल के अंदर ये शॉर्ट नहीं है, उसके अंदर एक लाइन में जा रहा है या फिर न्यूट्रल में जा रहा है। ये वाला जो चीज है ना, ये आपका एक साथ कंटिन्यूएशन नहीं है। ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है इसके साथ ग्राउंडिंग है, इसके साथ ग्राउंडिंग है, ये दिखाई नहीं दे रहा है। फिर आपको एक लाइन से आ रहा है, एक न्यूट्रल से जा रहा है। फिर जैसे हम लोग अगर मान लो कोई मॉस्किटो कॉइल देते हैं तो फिर तो उसको भी अंदर दे देते हैं ना, फिर तो फिर मतलब इसके साथ इसका जॉइन है तो भी तो मॉस्किटो कॉइल उड़ जाना चाहिए था। तुम जो कंटिन्यूअस जो वायर जो बोल रहे हो, एक वायर को देके वहां पर तुम दे देते हो तो फिर वो शॉर्ट हो जाता है। मगर इसके अंदर जो मैकेनिज्म है ना, वहां पर एक ग्राउंडिंग सोर्स है, वहां पर देखो टच नहीं करते, वहां पर एक लोड है, लोड के थ्रू होके वो जा रहा है। फिर इसी वजह से जब कुछ बल्ब वगैरह जैसे ऑन होता है, जैसे हम लोग क्या स्विच को देते हैं, मतलब एक वायर उस तरफ जा रहे हैं, एक तरफ जा, और बाकी जो है वो ग्राउंडिंग में उसके साथ न्यूट्रल पॉइंट में आ रहा है। वो डायरेक्ट करंट नहीं, लाइन टू लाइन नहीं है, लाइन के साथ न्यूट्रल है ये। ठीक है, नहीं आ रहा समझ मैं तुम्हारा क्वेश्चन समझ गया हूँ। फिर मगर मैं यहाँ पर इस पिक्चर में मैं तुमको समझा नहीं पा रहा हूँ कैसे ये जो दो चीज है ये एक ही पॉइंट में कनेक्टेड नहीं है।
मैं एज एन एग्जाम्पल अगर मैं तुमको बोलता हूँ, अगर मानो हम लोग एक लाइट को ऑन कर रहे हैं, फिर एक लाइट मतलब क्या है, जैसे मानो तुम एक जस्ट नॉट ट्यूबलाइट, कुछ सीएफएल बल्ब लो, सीएफ बल्ब लेके जस्ट आप हम लोग का जो पॉइंट, उसी पॉइंट में सिर्फ दो वायर लो। एक वायर में प्लग पॉइंट का 2 होल्डर रहता है ना, 2 होल्डर रहता है, उसको तुम ज्वाइंट करो। ज्वाइंट करने के बाद मतलब वो जो प्लग पॉइंट में 2 वायर देके तुम उसको ऑन करो, देखो वो जल जाएंगे। अगर तुम वो लाइट को हटा दोगे, लाइट को हटा के तुम एक प्लेन वायर को एक तरफ एक पॉइंट से लेके दूसरे तरफ लोगे, तो वो दुब बम करके वो ब्लास्ट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जैसे बल्ब लगाते हैं अंदर में वो फिलामेंट के वजह से नहीं, वो फिलामेंट में होके जाके वो एक रेजिस्ट होके फिर उस तरफ पे जा रहा है। फिर अगर वो पाथ तुम नहीं दोगे, वो रेजिस्टेंस अगर तुम नहीं दोगे, तो फिर डायरेक्टली जो करंट यहाँ पे जाता है वो करंट वहां पर आके एक कर जाता है, वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। फिर सर होम अप्लायंस में 3 वायर यूज होता है, वो भी समझ में नहीं आता है। एक और को बताओ क्या क्या क्वेश्चंस? होम अप्लायंस में 3 वायर यूज होता है ना सर, एक क्या बोलते हैं उसको, ग्राउंडेड और एक क्या 3 लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। राइट, लाइन, न्यूट्रल एंड अर्थिंग। लाइन, न्यूट्रल एंड अर्थिंग 3 रहते हैं। वो आपका एकदम मानो कुछ अगर शॉर्ट सर्किट अगर कुछ ऐसे हो जाता है, मानो वहां पर कुछ पावर फ्लक्चुएशन की वजह से आपका मानो वो अर्थिंग नहीं रहा, तो हमेशा क्या होता है, कभी कभी तुम देखोगे जब हम लोग लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तुम लैपटॉप के ऊपर हाथ दोगे तो तुमको थोड़ा बहुत शॉक लगेगा, तो उसका ग्राउंडिंग क्लियर नहीं है, प्रॉपर नहीं है। हाँ, वो पर्टिकुलर वो समझ नहीं, उसका कॉम्बिनेशन समझ नहीं आता है, वो कैसे यूज होता है वो चीज। मैं थोड़ा इसको एक कर देता हूँ, ये थोड़ा बेसिक चीज है। हम आप लोग फर्स्ट ईयर हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, मैं ये वाला चीज जो है ऑलवेज वेलकम, बट मुझे ये थोड़ा पोर्शन खत्म करने दो। ये हम थोड़ा मतलब ये प्रैक्टिकल हम दिखा देंगे, ये वाला चीज हो गया मतलब not that much of like to make you understand everything through that online mode। ये हम लोग फील्ड में जाएंगे, जैसे ट्रांसफार्मर है, हम लोग को यूनिवर्सिटी के अंदर, हम लोग डिपार्टमेंट के अंदर ही ट्रांसफार्मर है, उसका क्रॉस सेक्शन कटा हुआ है। ये जो चीज जो देख रहे हो ना, फ्लक्स दिखाएगा नहीं, बट ये कैसे प्राइमरी वाइंडिंग होता है, कैसे सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, कैसे उसका लिम रहता है और किस तरफ सप्लाई जाता है, कैसे क्या नॉब है इसका वाइंडिंग, जो कॉपर जो कनेक्टेड है ना, ये वायर वो कैसे दिखता है। जब ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट वाला हुआ, ओपन सर्किट में क्या चीज है, जब तक फिजिकल हम लोग नहीं कुछ हैंड टू हैंड ना काम नहीं करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो ये सब कुछ टाइम है हम लोग के पास, सेमेस्टर खत्म होने दो, फिर वक्त अच्छा आ रहा है, फिर हम लोग बैठ के एक दिन पूरा चीज को एकदम पूरा जैसे बेसिक चीज होता है हम लोग पूरा क्लियर कट कर लेंगे उसको, ठीक है? ठीक है, तो फिर हम अपने टॉपिक की तरफ, मतलब 2 वर्ड सिलेबस की हमको सिर्फ देखना है, वो मार्च में हमको एग्जाम देना है। उस एग्जाम से पहले आप लोगों से थोड़ा प्रिपरेशन करना है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, कैसे हमको जाना है। मैं पहले वो कंसंट्रेशन कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअली हर कोई पढ़ता है मार्क्स के लिए, बट हम लोग मार्क्स के लिए पढ़ेंगे और कुछ सीख के भी कुछ जाएंगे। फिर तो पहले ये इसको खत्म कर लेते हैं, अगर कुछ टाइम रहा तो फिर एक दिन हम आएंगे यूनिवर्सिटी, आप लोग भी आओ कि तो वो तो फिर अनऑफिशियल हो जाता है। फिर हम क्या क्या डाउट्स वगैरह है हम कोशिश करेंगे जितना हो सके आप लोगों में मैं समझा दूं फिर, ठीक है? फिर नाउ नेक्स्ट कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। हम लोग क्या क्या सीखे, एक सीखे हम दैट इज डेफिनेशन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर मींस व्हाट? जैसे ट्रांसफार्मर का हम लोग का 2 टाइप का 2 साइड होता है, एक प्राइमरी साइड होता है, एक सेकेंडरी साइड होता है। तो इसी वजह से इसका कुछ एक वोल्टेज जो होगा V1 होगा, एक सेकेंडरी में जो वोल्टेज होगा V2 होगा। ये V1 एंड V2 हाउ इट विल कम, कितना वोल्टेज होता है और ये कौन कौन पैरामीटर के ऊपर आपका इन्वॉल्व होता है। सो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फॉर ए ट्रांसफार्मर, and how we'll try to derive that particular expression, and this is also very much important while what you call for the exam point of view, EMF equations. So normally what will happen, we are trying to keep supply from the primary side to the primary winding of the transformer, and secondary side is connected as a load. So it is written, when an alternating sinusoidally varying voltage is applied to the primary winding of a transformer, a sinusoidally flux is shown
and is set up on the iron core which links with both the winding, that is primary and secondary winding of the transformer. इसका मतलब क्या है, जब हम लोग एक ट्रांसफार्मर को प्राइमरी वाइंडिंग से कनेक्ट करेंगे तो फिर एक जो एक साइन वेव हम लोग दे रहे हैं, उस साइन वेव के वजह से एक साइन वेव का फ्लक्स भी जनरेट हो जाएगा, और साइन वेव का जो फ्लक्स जनरेट होगा वो दिखने में कैसा होगा, वो जो फ्लक्स रहेगा वो ट्रांसफार्मर के कोर में जनरेट होगा, और वो दोनों के बीच में प्राइमरी भी रहेंगे और सेकेंडरी भी रहेगा। ये चीज ऐसा बोला हुआ है। और साइन वेव का अगर हम लोग ड्राइंग करेंगे तो ये वाला एक साइन वेव होता है, जैसा हम लोग को पता है, हम लोग दे रहे हैं वोल्टेज सोर्स, जो फ्लक्स भी जनरेट होता है, दैट इज आल्सो साइन वेव। सो दिस इज द टाइम पीरियड t and this is the maximum flux, this is phi m, and this is the minimum, and this is the in negative way minus phi m, and this is the one complete cycle. You can see 0 to 2 pi, 0 to pi is positive half, and pi to 2 pi is minus, pi to 2 pi is minus of phi m. This is magnetic, and frequency is 1 by f, and this is the sinusoidal varying flux. ये कैसे आया, हम लोग जब इनपुट साइन वेव दे रहे हैं उसी वजह से एक फ्लक्स which is going to be generated in the core and which is linked for both primary winding and secondary winding. Okay, ये चीज आ गया। फिर और क्या क्या चीज हम लोग को देखना है। To derive any EMF equation of a transformer or any other parameter, first let us try to understand what are the parameter is involved. मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ। Now see phi max, you can understand what is phi max. Phi max is the maximum flux in Weber. इसका यूनिट है वेबर। What is the formula for that? Bm into A. What is Bm? Bm is maximum flux density. A is the area of the core. Area of the core. Core कहाँ, core कौन सा वाला core था? ये वाला जो डॉटेड लाइन जिसके अंदर है, इसको हम लोग कोर बोल रहे हैं। ठीक है, ये है कोर। ये हो गया मेरा मैक्सिमम फ्लक्स हो गया phi m. Then n1 we know, n1 is number of times in the primary winding. number of times नहीं है, ये number of turns होगा, TURNS होगा। ठीक है, कितना नंबर उसको हम लोग वायर को घुमा के रखा है, this is n1, and n2 is the number of turns on the secondary winding, f is the supply frequency, and ये तो हम लोग बोल दिए। फिर phi max equals होता है Bm into A. Now if you see the figure, now you can see this flux, it is 0, and when it is maximum phi m, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, as shown in figure, flux increases from 0 to maximum value. देखो फ्लक्स का वैल्यू यहाँ पर 0 है एक्सिस में, और phi m का वैल्यू जहां मैक्सिमम होता है वो कितना होता है, अगर ये मेरा टोटल साइकिल होता है, ये अगर हाफ होता है तो ये 1/4 में मैक्सिमम हो जाता है ना। That's what you take. The flux increases from 0 to maximum value phi m in 1/4 of a cycle. That is in for 1/4 second. ये क्लियर है नहीं है ये वाला चीज? Is it clear? नहीं सर। अच्छा, ये जो पॉइंट हाईलाइटेड हुआ ये दिखाई दे रहे सबको? यस सर। यस सर। समझने की कोशिश करो। As shown in figure 8.7, फ्लक्स इंक्रीजेस। कौन सा फ्लक्स है? फ्लक्स मेरा इस एक्सिस के वजह से y एक्सिस के बराबर है। देखो ये यहाँ पर फ्लक्स का वैल्यू कितना है, एक्सिस में 0 है ना? यस सर। अच्छा देखो, अब मैक्सिमम किस जगह में जा रहा है, phi m। ये मेरा टोटल साइकिल है, ये 0 से 0 मेरा टोटल साइकिल है, ये मेरा हाफ साइकिल है ना? ये हाफ साइकिल है, और हाफ साइकिल का हाफ साइकिल में, और ये phi m जा रहा है, तो फिर इसी वजह से बोल रहा है जो phi m इन 1/4 ऑफ ए साइकिल। अब समझ में आया? यस सर। 0 से जो phi m मेरा जा रहा है वो कितना टाइम में जा रहा है, 1/4 ऑफ द साइकिल में जा रहा है, तो इसी वजह से लिखा है 1/4f सेकेंड, क्योंकि ये टोटल चीज है 1/f, तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, 1/4f हो जाएगा। अब समझ में आया? यस सर। बस, थैंक यू। आया ना ये सबको समझ में? काफी सिंपल है। यू सी द डायग्राम, टोटल साइकिल इज फ्रॉम 0 to 0। फिर 0 से जब मेरा phi m होता है वो देखो हाफ के हाफ में आ रहा है, फिर एक्चुअली ये मेरा हाफ साइकिल है, और हाफ का हाफ में जो है 0 से फिर phi m हो रहा है, phi m से फिर 0 हो रहा है, 0 से फिर -phi m हो रहा है, फिर -phi m से 0 हो रहा है, तो इसी वजह से इसको तोड़ दिया है।
और दैट्स व्हाट दे आर टेलिंग द फ्लक्स इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to maximum value, 0 to maximum value phi m in 1/4 of the cycle, so that is 1/4 second. ठीक है. Now अब हम लोग क्या बताए, द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. सो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या है, क्योंकि फ्लक्स अगर डी फाई है तो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो दैट्स व्हाई राइटिंग डी फाई बाय dt. ये हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. यस सर. अब देखो डी फाई क्या है, डी फाई का वैल्यू जो हम लोग पता है 0 टू वो फाई एम 1/4 में जा रहे हैं, तो डी फाई का वैल्यू है फाई एम मैक्सिमम वैल्यू. वो इतना चेंज हुआ है 0 से 5 गया है, और dt का वैल्यू क्या हो गया हमको पता था 1/4f सेकेंड है ना, 1/4f. तो dt का वैल्यू हम लोग 1/4f बैठाया और d फाई का वैल्यू फाई एम बैठाया, क्योंकि फाई एम 0 से फाई एम आया, सो इसका वैल्यू क्या हो गया 4f फाई एम. क्लियर, ये वाला चीज क्लियर हुआ, दिस स्टेप. यस सर. नो क्लियर नहीं हुआ किसी का, बोलो अभी बोलता हूं मैं. यस सर, ये क्लियर होगा. अच्छा, मैं और एक बार बता देता हूं फिर भी. देखो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ये है मेरा डी फाई बाई डी टी. देखो फ्लक्स मेरा क्या है फाई, रेट चेंज ऑफ फ्लक्स क्या है डी फाई, और एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है डी फाई बाई डी टी. अब डी फाई का वैल्यू फाई एम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 0 से होके वो फाई एम जा रहा है, फिर फाई एम से 0 हो रहा है, इसी वजह से डी फाई का वैल्यू हम लोग फाई एम लिखे. और डी का वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट 1/4f सेकेंड. तो इसी वजह से ये मेरा चीज आया, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज 4f फाई एम वेबर पर सेकेंड, और इसको हम लोग वोल्ट भी बोल सकते हैं. ठीक है. नाउ कमिंग टू सेकेंड पार्ट, सिंस flux phi varies sinusoidally, so that is understood. So now what is the RMS value of induced EMF? We know the form factor is RMS value by average value. Is it right? Form factor is RMS value by average value. Already we learned from the AC single phase AC, that particular formula. Form factor is RMS value by average value is 1.11. So what is RMS value? So you just try to change the side change कर दो. साइड चेंज करने में मेरा क्या आएगा, RMS वैल्यू इज इक्वल टू 1.11 एवरेज वैल्यू, और 1.11 इंटू एवरेज वैल्यू मतलब क्या है, एवरेज वैल्यू तो हम लोग यहाँ पे निकल के रखे, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स 4 इंटू f फाई एम, सो 1.11 इंटू 4.5m. अब तो यहाँ तक समझ में आया? यस सर. यस सर. ठीक है, यहाँ पे समझ में आया. अब देखो तो फिर इसका मल्टीप्लाई किए 4 इंटू 1.11, तो ये मेरा आ गया 4.44 f फाई एम वैल्यू, आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ पर टर्न. ठीक है, क्योंकि हम लोग को 2 टर्न है, एक प्राइमरी में होता है, एक सेकेंडरी में होता है. अब देखो तो आरएमएस वैल्यू इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑन द प्राइमरी, सो इसका क्या होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ पर टर्न इनटू n. तो n का वैल्यू हमको मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि ये देखो आरएमएस वैल्यू पर ईएमएफ पर टर्न, एक टर्न में अगर ये होता है तो इन नंबर ऑफ टर्न में कितना होगा 4.44 f n1 फाई एम. ओहो, ये वाला है, इसको हम लोग करने की कोशिश कर देखते हैं क्या होता है. ये चीज समझ में आया? देखो हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग में जो मेरा फ्लक्स था वो था, ये मेरा वैल्यू था 4.44 f फाई एम. ठीक है. यस सर. Okay. अगर मानो यहाँ पर अगर प्राइमरी में होता है तो इसके साथ n1 मल्टीप्लाइड हो जाता है, अगर ये सेकेंडरी में होता है इसके साथ n2 मल्टीप्लाइड हो जाएगा. ठीक है ना. प्राइमरी साइड में अगर नंबर ऑफ टर्न तो मुझे पता है n1, तो फिर इसी वजह से देखो ये वाला जो फॉर्मूला आ गया यहाँ पे, देखो ये n1 इसके साथ मल्टीप्लाइड हो गया 4.44 f n1 इंटू फाई एम. और फाई एम का वैल्यू जो हम लोग पहले निकल के रखे थे, फाई एम का वैल्यू देखो यहाँ पे निकल के रखे थे, फाई एम का वैल्यू यहाँ पर है, देखो bm इंटू a, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखें, ये वाला रखें. तो फिर आरएमएस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द प्राइमरी क्या होता है 4.44 f फाई एम n1, और फाई एम का वैल्यू हम लोग bm इंटू n से किए. फिर ये हो गया मेरा, ये क्या हुआ मेरा ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर रेफर टू प्राइमरी साइड.
ये देखो, ये जो वैल्यू है ना, ये है E1, E2 को वैल्यू क्या होगा, यू जस्ट चेंज द सफिक्स नंबर, E2 को वैल्यू हो जाएगा 4.44, F तो प्राइमरी में भी जो होता है सेकेंडरी में होता है, N2 क्या हो चेंज जाएगा हो सर जाएगा? वहां पर, N1 এর পরিবর্তে N2 N2 हो जाएगा। बस बस बस, थैंक यू वेरी मच, बस इतना ही चेंज होगा। इसी वजह से आरएमएस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया 4.44 F इनटू 5M। ठीक है, सिर्फ यही पूछता है, और ये पूछने में ये लोग कितना मार्क्स देता है पता है, 5 मार्क्स देता है। So how to start? We have to start. If I try to repeat the thing, how to start EMF equation of a single phase transformer, I just repeat, you try to listen. First, we'll try to connect a single phase transformer to the AC source, and that AC source is nothing but a sinusoidal wave. When a sinusoidal wave connected to the primary of the transformer, a flux is going to be generated, और वो जो फ्लक्स जो जनरेट होगा वो भी मेरा एक साइन वेव होगा, जिसका पिक्चर हम लोग ड्रॉ करेंगे इसी हिसाब से। तो हम लोग पहले शुरू कहां से कर रहे थे, a single phase transformer is connected to the primary of the supply, a flux is going to be generated which is linked for both the primary and secondary windings, and that particular flux, as it is sine wave, so it is shown in the figure. So x एक्सिस में t है, y एक्सिस पे फ्लक्स है। टोटल साइकिल जो होता है वो एक साइकिल होता है। हाफ साइकिल में देखो 0 से 0 हुआ, फिर सेकेंड हाफ साइकिल में 0 से 0 हुआ, और 0 से जब हम लोग 5m हो रहा है वो 1/4 ऑफ द साइकिल में लग रहा है। तो ये जो वैल्यू है मेरा dt वैल्यू है, dt वैल्यू का हो जाता है 1/4f सेकेंड हो जाता है। नाउ हाउ टू रिमेम्बर, सो maximum flux जो होता है phi max, it's the maximum flux in the core, so formula is Vm into A, number of turns N1, number of turns on the secondary side N2, supply frequency both primary winding secondary winding में common रहता है, तो ये मेरा चीज हो जाता है। now what is the rate of change of flux? So rate of change of flux is nothing but d phi by dt, d phi का वैल्यू कितना है 5m है, dt का वैल्यू कितना है 1/4f है, 1/4f। Now we know the form factor value, form factor RMS value by average value. So we just put the formula RMS value equals to 1.11 into average value, and we already find out this particular thing. We have to multiply 1.11 into 4.5m, and this is the common. When we'll try to calculate the EMF equation for the primary side, we have to just multiply it with N1. When you try to find out the EMS value for the secondary side, we have to multiply it with the N2. So this is the equation for a EMF equation of a single phase transformer, and they will ask minimum for this question for 5 marks. So you have to just write down few lines and write down the particular expression, define all the parameters, and you'll get the full marks. So this is the EMF equation of a single phase transformer. Is it clear? Yes, sir. Okay, so I'm not going in this, you will just this is not that much of important. I'll just come in this particular very simple way. I'm just trying to make it. Now after the EMF equation of a single phase transformer, next is transformer ratio. This is also called trans ratio, this topic, transformation ratio, or it is sometimes called trans ratio. अगर आप लोगों के पास कुछ किताब वगैरह है और रिटन है, हमेशा इसको याद रखने की कोशिश करो क्या ट्रांस रेशियो होता है। फॉर्मूला जस्ट it is nothing but the ratio of the secondary voltage to primary voltage, secondary winding to primary winding, secondary terminal voltage to primary terminal voltage, or So बस current change कर दो। secondary current. Yes, So बस current ratio change कर जाता है। सिर्फ करंट रेशियो नहीं है, हर रेशियो। देखो यहाँ पर जो ए है ना, इस ए को बोलते हैं हम लोग, ये जो चीज है ना, ये वाला देखो, ये वाला फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना पड़ेगा। E2 by E1 is equal to V2 by V1 is equal to N2 by N1 is equal to I1 by I2 is equal to K। कुछ बुक में K है, कुछ बुक में A है, is equal to K। इसको ट्रांस रेशियो बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखो V1 के साथ N2 मल्टीप्लाइड, मतलब V1 N2 is equal to V2 N1। मतलब हम लोग जो बोल रहे थे ना, एक वोल्टेज जहां पर हम लोग 230 दे रहे हैं और एक जगह में 20 हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है, क्योंकि ये हम लोग का एप्लीकेबल है। V2 N1 is equal to always N2 V1।
इसी वजह से ना एक जगह जहां पर वोल्टेज ज्यादा हो रहा है और सेकेंडरी भी कम क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ टर्न्स उसको हम लोग कम कर रहे हैं। फिर समझ गया ये वाला चीज। तो टर्न्स रेशियो, ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना होगा। क्या फॉर्मूला है? E2/E1 इज इक्वल टू P2/V1 इज इक्वल टू N2/N1। सब देखो ऊपर E2 सिर्फ करंट के साथ उसका रिवर्स हो जाता है I1/I2। ये किस लिए जरूरत है? ये दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर न्यूमेरिकल पर्पस। ये हम लोग को याद रखना होगा। E2/E1 इज इक्वल टू P2/V1 इज इक्वल टू N2/N1 इज इक्वल टू I1/I2 इज इक्वल टू K। इसको ट्रांस रेशियो बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, ये जस्ट फॉर्मूला आपको याद रखना होगा क्या होता है फिर, और कुछ ज्यादा यहाँ पे सोचने का कुछ ट्रांस रेशियो होता है क्या है। इट्स नथिंग बट दैट चेंज इन रेशियो फॉर सेकेंडरी वोल्टेज टू प्राइमरी वोल्टेज, secondary winding to primary winding, and secondary voltage to primary voltage, and primary current to secondary current। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना होगा। Can I go for the next topic? Yes sir। अब ये वाला देखो क्या क्या सब चीज आ रहा है फिर। टॉपिक इज काफी सिंपल है, डरने का जरूरत नहीं है। इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट मतलब क्या है? The electrical equivalent circuit of a single phase transformer represent its physical behavior. So this can be explained as follows. So already we explained the primary and secondary winding fluxes due to the current I। नहीं, तुम लोग डर जाओगे, मैं एकदम सिंपल सा इसको पहले इस डायग्राम को पहले करता हूँ और उसको क्लियर करता हूँ। देखो मैंने पहले बोला था हमको ट्रांसफार्मर को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, फॉर डूइंग द कैलकुलेशंस। हम लोग ट्रांसफार्मर का पिक्चर हर जगह में ड्रॉ कर लेंगे ऐसे प्राइमरी सेकेंडरी, तो वो तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। और उसके वो जो ट्रांसफार्मर का ट्रांस रेशियो, ये आपका जो कॉइल वगैरह है, वो तो कि कोई कहीं एक जगह से वो तो रिप्रेजेंट करता है ना कुछ इलेक्ट्रिकल पैरामीटर से। तो ये जो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फिगर 8.8, ये दिस इज एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। पहले हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं डायग्राम को कैसे हम लोग याद रखेंगे, तब हम लोग को पिक्चर समझ में आ जाता है। देखो पहले ये वाला V1 जो है, ये वाला चीज आप लोगों को देख रहे हैं, V1 वाला V1 देख रहा है, ये V1। यस सर। ये V1 क्या है बोलो तो? सप्लाई वोल्टेज है ना। ये जो देखो दो डायग्राम है, देखो दो डायग्राम के अंदर दो डॉटेड है। ये दो डॉटेड मतलब क्या है? यहाँ पर फ्लक्स लिंकिंग हो रहा है। ये जो टोटल टर्म है लेफ्ट हैंड साइड, जो मेरा कर्सर की तरफ देखो, ये है मेरा प्राइमरी साइड और इस तरफ जो है मेरा सेकेंडरी साइड। वो मुझे कैसे पता चला? देखो जहां पे सफिक्स 1 है वहां पर देखो सब लेफ्ट हैंड साइड में जो है ये मेरा प्राइमरी साइड है, और यहाँ पर देखो हर जगह में R2 X2 I2 E2 V2 ये मेरा सेकेंडरी साइड है। ठीक है, यस सर। अच्छा तो प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड, इसमें कुछ हम लोग जो सीखे अभी देखो उसको सिर्फ फॉलो कर रहे हैं। यहाँ तक तो हम लोग सीखे थे ना फिर प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड। यहाँ पर देखो ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है, अगर सिंबॉलिकली डायग्राम होता है ना, सो दिस इज द स्प्रिंग टाइप ऑफ सिंबल। एक इस तरफ होता है, एक इस तरफ होता है, और बीच में दो लाइन। सो दिस इज कॉल्ड द इंडक्शन। सो ये एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का जो ये जो चीज है ना, ये वाला चीज यहाँ से यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ये वाला दो स्प्रिंग के बीच में दो वायर, दिस इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ये हम नहीं किए, बहुत पहले से ये चीज आ रहा है, तो हम लोग ये चीज याद रखना होगा। अगर मानो ये दो कोई कहीं इंटरव्यू में आप लोग जाओगे तो बोला यू ड्रॉ ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, हाउ टू रिप्रेजेंट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, तो आप लोग को दो स्प्रिंग करना होगा और दो बीच में एक है, ये इट विल रिप्रेजेंट एज ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, एक प्राइमरी साइड हुआ, एक सेकेंडरी साइड हुआ, और ये हम लोग रिप्रेजेंट किए यहाँ तक समझ में आया? यस सर। और बाकी सब सो रहे हो, बाकी सबको और थोड़ा इंटरेस्ट लग नहीं रहा है? ठीक है, तो फिर मैंने क्या बोला, जे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग बनाने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग क्या सीखे, क्योंकि ट्रांसफार्मर है तो इसका दो साइड रहेगा, प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड। we already identify which one is primary side, which one is secondary side. Fine. Now how to represent the transformer? It is a spring type, in between the two lines are there, so this is two lines. अच्छा ये भी हो गया। अच्छा ठीक है, अब प्राइमरी में क्या क्या चीज हम लोग को दिखाना होगा, क्या क्या चीज दिखाना होगा? प्राइमरी में हमको प्राइमरी वोल्टेज पता है V1, अच्छा, और हमको पता था
V1 का मतलब क्या है पता है? V1 अगर सप्लाई वोल्टेज होता है तो E1 होता है टर्मिनल वोल्टेज। हम बाद में आपको बताएंगे V1 और E1 के बीच में क्या रिलेशन है, अगर V1 E1 होता है या नहीं होता है, अगर नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है, अगर ये बड़ा होता है कम होता है, आप लोग को थोड़ा देर बाद हम बताएंगे। तो फिलहाल ये इसको समझने की कोशिश करो, जो V1 एंड E1 आर सेम थिंग, सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो देखो हम लोग, और E1 किस तरफ होगा? जिस तरफ का ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड खत्म होने वाला है उस तरफ देखो E1 है। ठीक है, जिस तरफ का क्या बोल रहा हूं मैं, स्प्रिंग के सामने ही देखो, स्प्रिंग के सामने E1 है, और सेकेंडरी में देखो एकदम स्प्रिंग के सामने E2 है। तो E1 E2 हम लोग उसको मार्क कर पाएंगे, याद रख पाएंगे। V1 सप्लाई से आ रहा है, और V2 देखो, V2 क्या है, लोड साइड में है, मेरा कर्सर की तरफ देखो, V2 लोड साइड में है। हम लोग V2 यहाँ पे नहीं किए, फिर एक इस तरफ है, एक जहां से सप्लाई हो रहा है, जहां से लोड में जा रहा है, एक V1 V2 हो गया। फिर E1 E2 मैं कैसे बोला हूं, एकदम स्प्रिंग के सामने E1 करना है और इसके सामने E2 करना है। E1 क्या है, टर्मिनल वोल्टेज, E2 क्या है, सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज। तो मतलब V1 हम लोग को पता हो गया सप्लाई साइड, V2 है लोड साइड, E1 है प्राइमरी टर्मिनल वोल्टेज एकदम स्प्रिंग के सामने, E2 है सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है ये? यस सर। सर ये V1 या प्राइमरी वोल्टेज या फिर इनपुट वोल्टेज बोल सकते हैं V1 को? एकदम 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 बोल सकते हैं, इनपुट वोल्टेज बोल सकते हैं। फिर सो नॉर्मली क्या होता है, इनपुट आउटपुट का मतलब है एक है सप्लाई साइड, एक है लोड साइड, क्योंकि ये सप्लाई से आता है ना, फिर इनपुट, मतलब बात सेम हुआ, प्राइमरी बोलते हैं, सप्लाई बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं, सेम चीज होगा। आउटपुट क्या है, लोड साइड, ये वाला है मेरा लोड साइड है। तो मैंने V1 बता दिया, E1 बता दिया, E2 बता दिया, V2 बता दिया, यहां तक सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। डायग्राम मतलब मार्कअप करने की जरूरत नहीं है, देखो एक लॉजिकली है, हम सिर्फ लॉजिक आप लोगों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अच्छा ठीक है, अब हमको क्या करना है, चलो वोल्टेज हो गया, अब हमको करंट करना है, क्योंकि जब प्राइमरी साइड है तो एक तो प्राइमरी करंट भी होगा ना, फिर एक I1 होना चाहिए और एक सेकेंडरी में I2 करंट होना चाहिए। देखो सेकेंडरी में डायरेक्टली करंट I2 है, इसमें कोई झंझट नहीं है, क्योंकि प्राइमरी में थोड़ा झंझट है, झंझट में बाद में आता हूँ। पहले सेकेंडरी करंट देखो, क्योंकि ये फ्लक्स लिंकेज हो रहा है, that's what the secondary current is going to be produced, so that is I2. Is it clear? Only I'm telling about only I2. I2 is clear? Secondary side में I2 clear है या नहीं है? Yes sir. Okay fine. Now coming back to our primary side. यहाँ पर देखो प्राइमरी साइड में R1 X1 लिखा हुआ है और सेकेंडरी साइड में R2 X2 लिखा हुआ है। ये क्या है? That is called Z1 impedance. तो ये जो मेरा प्राइमरी जो है, ये ट्रांसफार्मर के बीच अंदर ये एक रेजिस्टेंस एलिमेंट रहता है और इंडक्टेंस एलिमेंट, कितना वो हमको पता नहीं है। सो सम वैल्यू इज देयर R1 एंड X1। सिमिलरली सेकेंडरी में है, इसी वजह से R2 है, X2 है। ये चीज आप लोगों को समझ में आया? एक है Z1, एक है Z2। प्राइमरी में हुआ Z1 इज नथिंग बट R1 एंड X1 एंड Z2 इज R2 X2। ये हम लोग लॉजिकली हम लोग समझ पाए इसको? Sir, This is internal connection. This is internal connection. How to represent the transformer? Inside the transformer, there was a few resistances there and reactance portion is there. So primary resistance is R1, primary reactance is X1. Similarly, we have secondary resistance, that is R2, and secondary reactance, that is X2. And it was like defined as seen from the picture, R1 X1 and R2 X2. R1 represent for primary resistance, X1 represent for primary reactance, R2 represent for secondary resistance, X2 represent for secondary reactance. ठीक है? yes sir. Yes sir. अच्छा, यहाँ पर देखो ये एक यहाँ पर देखो एक करंट जो है, ये जो एक I नॉट करंट आ गया, ये एक I0 करंट आया ना, कहां से एक I0 करंट आके एक RC और एक XM कंपोनेंट आ गया। ये जो है ना, ये जो I0 वाला जो कंपोनेंट है, ये किसके वजह से आ रहे हैं? ये देखो, ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है ना, इसके वजह से आ रहे हैं। ये जो पर्टिकुलर जो पोर्शन है ना, ये जो एक आयरन कोर है ना, आयरन कोर की वजह से, हाँ, वो आयरन कोर की वजह से एक नो लोड करंट प्रोड्यूस होता है I0। वो ये I0 करंट, ये हम लोग ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में हमेशा इक्विवेलेंट सर्किट जब हम लोग ड्रॉ करेंगे ना, तो ये चीज हम लोग को दिखाना पड़ता है फिर, क्योंकि ये एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है। मतलब जो प्राइमरी करंट होता है
वो डायरेक्ट I1 उसको बोल सकते हैं, फिर I1 I2 बोल सकते हैं, बट हम लोग और क्लियर करेंगे। एक कोर के अंदर जो है ना, कोर के अंदर भी कुछ एक करंट जाता है, और करंट काफी नेग्लिजिबल करंट होता है, उसको नेग्लिजिबल कर सकते हैं, बट उस करंट को भी हम लोग I0 बोलते हैं, इसको I0 करंट बोलते हैं। और I0 करंट इक्वल्स टू क्या होता है, I0 IC प्लस IM। ये देखो हम लोग पहले जो इसको बोले थे ना एक बार, ये जो नो लोड करंट, ये जो है I0 करंट क्या है, IC एंड वेक्टर सम ऑफ IC एंड IM। तो ये वाला चीज जो है सेम चीज होता है। यहाँ पर एक प्राइमरी साइड में एक नो लोड करंट रहता है, और नो लोड करंट किसका फेजर सम रहता है, IC एंड IM। ये देखो, ये एक रेजिस्टेंस है और एक रिएक्टेंस है। सो ये IC वैल्यू है, IM है, तो I0 वैल्यू होता है IC प्लस IM। और प्राइमरी करंट क्या होता है, प्राइमरी करंट होता है मेरा अगर मानो ये I1 डैश इसको बोलता है, और ये I0 करंट बोलता है इसको। ठीक है, देखो सिर्फ प्राइमरी में थोड़ा झंझट है, सेकेंडरी में I2 करंट है, प्राइमरी में आपका देखो जो करंट जो है, जो प्राइमरी करंट होता है वो R1 X की तरफ जाता है और I0 के करंट में जाता है, तो उसको IP बोलते हैं, या I1 आप लोग भी बोल सकते हो। सो I1 इज इक्वल टू नथिंग बट I1 डैश प्लस I0। I1 डैश कौन सा करंट है, I1 डैश ये वाला जो करंट है, देखो ये तो मेरा मेन करंट है ना I1। यहाँ पर जो करंट आता है प्राइमरी करंट V1 की वजह से I1 करंट है, बट I1 करंट क्या होता है, कुछ हद I0 चला जाता है और उसका कुछ बाकी I1 डैश होता है। इसी वजह से I1 जो करंट होता है वो ये IP I1 डैश प्लस I0। ये इक्वेशन आप लोगों को समझ में आया, ये वाला चीज IP इक्वल्स टू I1 डैश प्लस I0। कुछ करंट I0 की तरफ जा रहा है और कुछ करंट इस तरफ आ रहा है, फिर और कुछ नहीं है इसमें। I2 में एकदम सिंपल है, बट I1 में करंट थोड़ा नो लोड करंट की वजह से कुछ करंट हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, इसी वजह से जो प्राइमरी करंट है इज नथिंग बट समेशन ऑफ I0 प्लस I1 डैश। ठीक है, यस सर, यस सर। थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कुछ है नहीं है। मैं और एक बार इन समरी बेसिस और एक बार मैं रिपीट करने वाला हूँ इसको। सर बोलो। तो I0 पे एडी करंट है, I0 I0 ही एडी करंट है क्या सर? नहीं, ये एडी करंट नहीं है, ये आपका नो लोड करंट बोलते हैं इसको। एडी करंट वो जो हम लोग करेंगे, दैट आई विल मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज एडी करंट लॉस, व्हाट इज ए कोर लॉस, व्हाट इज कॉपर लॉस, लाइक ए हिस्टैरिसीस लॉस। ठीक है, जस्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट I0 कंपोनेंट इज नो लोड करंट, और प्राइमरी करंट से एक दो करंट जा रहा है, एक नो लोड करंट जा रहा है और उसका बाकी जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है वो I1 डैश है। ठीक है, so what type of question they will ask, they will ask you the exact equivalent circuit of a single phase transformer, just you have to draw that particular circuit diagram. Okay, they won't tell you that you draw they won't tell you just do the explanation, they will try to tell you just draw the equivalent circuit of a single phase transformer. So this is the logic behind that, how to draw the single phase as equivalent circuit of a single phase transformer. First you draw the primary side, secondary side, primary side V1, secondary side V2, primary terminal voltage E2, secondary terminal voltage E2 हो गया। I2 का कोई मुश्किल नहीं है, I2 आप लोग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, रिएक्टेंस है, तो सेकेंडरी में R2 X2 हो गया। और देखो प्राइमरी में R1 X1 भी है, बट उसके बाजू में भी और हमको और एक नो लोड कंपोनेंट ड्रॉ करना था I0, एंड व्हिच द करंट आल्सो समेशन ऑफ IC प्लस IM, और जो रेस्ट ऑफ द जो करंट आ गया वो है मेरा I1 डैश। सो इन दैट पर्टिकुलर डायग्राम दे विल आस्क फॉर 3 to 4 मार्क्स आल्सो, ओनली फॉर एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। मैं ये नोट आप लोगों को शेयर कर दूंगा, और अंदर का जो चीज है वो पढ़ लेना। फिर मैं एकदम काफी सिंपल, जितना कम चाहिए समझने के लिए मैं उतना समझा दिया, इसी वजह से इसको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। यस सर, यस सर। यस ठीक सर। है, ठीक है, ये सब चीज ये आप लोग घर में पढ़ लेना, ये सब जस्ट हम लोग इसमें नहीं जाएंगे, ये एकदम मेन चीज है। इसको थोड़ा बहुत अगर समझ जाओगे तो बाकी जो चीजें एक्सट्रैक्ट थी वो आप लोग घर में क्रैक कर पाओगे। ये चीज जरूरत नहीं है। फेजर डायग्राम ये हम कैसे समझाए, फेजर डायग्राम बाद में समझाएंगे। फेजर डायग्राम कुछ ये चीज आ जाता है। अच्छा, इंपॉर्टेंट फेजर डायग्राम हम क्या करेंगे, हम खुद ड्रॉ करेंगे, और मैं अपने भाई को बोलता हूँ वो खुद मेरा वीडियो ले, और कैसे एक डायग्राम हम दिखाएंगे, आप लोग उस वीडियो को देखना, उस हिसाब से ऐसे आप लोग सेकंड और थर्ड में भी बना लेना। मैं हमको बताता हूँ फिर उसको।
Now we'll coming to the particular topic. So this is called a transformer losses. So normally they will ask you the short note, what type of losses are there in the transformer. So normally there is a two type of losses are there in the transformer. One is iron loss, or sometimes it is called the core loss, or it is a constant loss. Why it is telling constant loss? Suppose we are trying to vary the transformer from a no load to full load. इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग ट्रांसफार्मर को मान लो 10% रेटिंग देते हैं, 20% रेटिंग देते हैं, 30% रेटिंग देते हैं, 30% उस हिसाब से उसको ऑन करने का कोशिश करेंगे, तो नॉर्मली क्या होता है, जो कोर लॉस होता है, कोर लॉस हमेशा इक्वल रहता है, वो वैरी नहीं करता है। हम लोग अगर सप्लाई वोल्टेज को भी वैरी कर देते हैं तो फिर एक लॉस उसके अंदर जो रहता है कोर के अंदर, वो लॉस हमेशा वैरी नहीं होता है, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। बट प्रैक्टिकली, but physically if you try to say, that vary is very negligible. So that's why we are telling that iron loss, core loss, or this is a constant loss. ठीक है, ये constant loss। और एक जो चीज है, this is called copper loss। ये जो copper loss होता है, if you try to supply, if you try to change the voltage level or current level, automatically with the change in voltage level, that copper loss is going to vary। copper loss मगर vary करता है, अगर हम लोग सप्लाई को चेंज करते हैं उसी हिसाब से कॉपर लॉस भी चेंज होता है। कैसे होता है? सो दैट आई विल टेल यू। मानो फुल लोड में मेरा कॉपर लॉस आया 400 वाट, ठीक है। अच्छा, हाफ लोड में वो मेरा कितना होना चाहिए? कोई एक मुझे बताओ। हाफ हो जाना चाहिए, है ना। मानो जब 100% हम लोड दे रहे हैं तो उसका वैल्यू है मेरा 400 वाट। मानो उसको रेटिंग को मैंने जस्ट 50%, मतलब हाफ उसको कर दिया, तो फिर मेरा ये क्या होगा, कॉपर लॉस क्या होगा? 200 वाट 200 होगा। बट 200 नहीं होगा, वो जस्ट 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, वो एकदम क्या हो जाता है, 100 हो जाएगा। मतलब अगर हाफ अगर होता है, मेरा फ्रैक्शन होता है, अगर उसको हम एक्स पकड़ते हैं तो फिर एक्स स्क्वायर इंटू दैट पर्टिकुलर ए हो जाता है। Did you get this particular point, or shall I repeat this particular thing? So repeat one. I'll repeat. मानो एक ट्रांसफार्मर है जिसका 25 kVA मेरा रेटिंग है, ठीक है। 25 kVA रेटिंग है, ये इसको मैं फुल लोड बोलता हूँ। उसको जस्ट हाफ लोड कर दिया हूँ। रेटिंग था 25, उसको मैं 100% रेटिंग में चला रहा था। अब 25 kVA को मैं 50% रेटिंग में चला रहा हूँ। जब मेरा तब आयरन लॉस मेरा था 50 वाट। अब जब मैं रेटिंग को कम कर दिया ट्रांसफार्मर का, तब आयरन लॉस का वैल्यू कितना होगा? 25 12.5 फर्स्ट जो जिसने बताया 25 क्यों होगा, पहले बताओ। सर हाफ लूज कर जाएगा, आधा। मैंने पहले ही बताया था, आयरन लॉस तुम जितना भी तुम कर दो, आयरन लॉस इज कांस्टेंट लॉस। आयरन लॉस कभी चेंज नहीं होगा। अभी देखो 5 मिनट पहले पढ़ाया, 5 मिनट पहले सब भूल गया। फिर आयरन लॉस कभी चेंज नहीं होता है। हम लोग अगर ट्रांसफार्मर का रेटिंग अगर 100% करें, 50% करें, 30% करें, उसका लॉस जितना था ना वो उतना ही रह जाएगा। कॉपर लॉस का वैल्यू चेंज होगा। मैंने कॉपर लॉस का सवाल अभी किया ही नहीं, अभी हम कर रहे हैं कॉपर लॉस का वैल्यू। अगर मानो कॉपर लॉस का वैल्यू अगर 400 अगर रह जाता है और उसका 100% रेटिंग में 100% लोड में अगर कॉपर लॉस अगर 400 वाट होता है, अगर मैं उसको 50% रेटिंग कर देता हूं तो मेरा कॉपर लॉस का वैल्यू कितना होगा? वो एक वेरिएशन होता है, वो जस्ट एक्स स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। एक्स स्क्वायर क्या है? एक्स इज दैट वैल्यू फ्रॉम फुल लोड टू हाफ लोड। फुल लोड टू हाफ लोड का मतलब क्या है? एक्स का वैल्यू क्या है? हाफ है ना। স্যার বলো। বলছি এটা একটু বাংলায় বলে দেবেন স্যার। আমি ঠিক আছে, এটা আমি বাংলা বলছি, এটা আমি হিন্দিতেও বলছি, এটা আমি বুঝতে পারছি যে কিভাবে এটা বলতে হবে। প্রথমে আমি বাংলায় বলছি যে ট্রান্সফরমারের দুই ধরনের লস দেখতে পাওয়া যায়। এক হচ্ছে কোর লস আর একটা হচ্ছে কপার লস। কোর লস কোনো জায়গাতেই তুমি ট্রান্সফরমারের, আমরা যদি ধরো একটা ট্রান্সফরমার রেটিং আমার একটা 25 kVA ট্রান্সফরমার বলি,
ট্রান্সফরমারের রেটিংটা আমি হাফ রেটিং নিই বা ফুল রেটিং নিই, এবার হাফ রেটিং ফুল রেটিং বলে স্যার আমি হাফ রেটিং মানে বুঝতে পারছি না, একটাই তো ট্রান্সফরমার, হাফ রেটিং ফুল রেটিং কেন নেবো? দেখো ট্রান্সফরমার তো একটা বড় ইনস্ট্রুমেন্ট না, সেটার আমি ওটা আমি 10% লোড দেবো, 20% লোড দেবো, 30% লোড দেবো, আমি সবসময় ফুল লোড নাও চালাতে পারি। যখন আমার ঘরের যে ইলেকট্রিসিটি বিল আছে, আমাকে কি প্রতিটা ঘরের কি ফ্যান চালাতে হয়? না, আমি যে ঘরে বসে রয়েছি সেই ঘরে ফ্যানটা চালালেই হয়। ঠিক সিমিলারলি ট্রান্সফরমারে আমার যতটুকু লোড লাগবে ততটুকু লোডই দেবো। তাহলে একটা ট্রান্সফরমারের রেটিং ধরো যদি 100% থাকে, ধরো আমি একটা ঘরে বসে রয়েছি, আমার 20% লোড দিলেই চলে যাবে। তো আমার বক্তব্য হচ্ছে, যখন আমি ট্রান্সফরমারটাকে আমি রেটিংটা যতই চেঞ্জ করি না কেন, আমার যে ট্রান্সফরমারের যে কোর লস যেটা থাকছে সেটা কোনোদিনও চেঞ্জ হবে না। 100% যেটা ছিল 10% তাই হবে, 0% তাই হবে, সবেতেই তাই হবে, কোনো ভ্যারি করবে না। अच्छा आयरन ठीक लॉस, है। ठीक है, এটা আমি একটু হিंदी बोले दी। हम बोल रहे थे क्योंकि ट्रांसफार्मर का 2 टाइप का लॉस होता है, एक आयरन लॉस होता है, एक कॉपर लॉस होता है। आयरन लॉस ऐसा एक लॉस है जो आप लोग कितना भी ट्रांसफार्मर का रेटिंग चेंज कर दो, 0 to 30% to 40% 50%, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। आप लोग उसको 100% लोडिंग में भी डालो तो उसका लॉस जितना था उतना ही रह जाएगा, अगर 20% में भी डालो तो उसका लॉस जहां था वहां पर ही रह जाएगा। मतलब आयरन लॉस का कहीं जगह किसी हालत में उसका लॉस चेंज होने वाला नहीं है। जो प्रॉब्लम में डिफाइन था वो 30% 40% without any load, that value is particularly, it will be remain same for whatever the change in the transformer rating। ये मेरा ट्रांसफॉर्मर का मैंने सिर्फ आयरन लॉस बताया। फिर सर यस सर सर आयरन लॉस का सर कांस्टेंट रहेगा, तो सर लॉस किस चीज़ का होगा सर, जिसलिए इसका नाम है आयरन लॉस? लॉस, आयरन लॉस मतलब वो जो कोर है ना, कोर एक लैमिनेटेड एक आयरन सीट में होता है, इसी वजह से उसको कोर लॉस बोलते हैं या आयरन लॉस बोलते हैं। और जो वैरी होने वाला है वो दैट इज कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्यों वैरी होगा? क्योंकि जो कॉपर कंडक्टिंग ऑयल है ना, जो हम लोग एल्युमिनियम वायर और ये कॉपर कंडक्टिंग है, उसके ऊपर जो करंट जो हम लोग फ्लो करेंगे तो उसके ऊपर हीट प्रोड्यूस हो जाता है, वो हीट प्रोड्यूस के वजह से कुछ एक लॉस हो जाता है। सो दैट इज कॉल्ड कॉपर लॉस, एंड which is going to be varied for depending upon the rating of the transformer or variation of the load। अब मैं कॉपर लॉस के बारे में बताना चाहता हूँ। कॉपर लॉस एक ऐसा लॉस है जो आप लोग ट्रांसफार्मर को रेटिंग को अगर वेरी करेंगे तो उसी हिसाब से कॉपर लॉस का वो अप एंड डाउन हो सकता है, अप एंड डाउन होगा। और किस हिसाब से होगा वो हम बोल रहे हैं। फिर वो जस्ट एक जो वैल्यू, अगर मानो एक 100% रेटिंग में, एक 100% रेटिंग का अगर वैल्यू अगर 100 वाट रहता है, कॉपर लॉस 100 वाट रहता है 100% रेटिंग में, मतलब फुल लोड, अगर फुल लोड बोलते हैं उसको, फुल लोड में अगर उसका वैल्यू अगर 100 वाट रहता है, अगर हाफ लोड हो जाता है कॉपर, अगर लोड को हाफ कर दिए तो हाफ, व्हाट इज हाफ? लेट अस से हाफ इज वैल्यू इज एक्स का वैल्यू हाफ है ना, तो फिर कॉपर लॉस का वैल्यू क्या होगा? एक्स स्क्वायर इनटू दैट पर्टिकुलर लॉस। तो फिर एक्स का वैल्यू कितना है? हाफ है, तो हाफ स्क्वायर इनटू 100, तो कॉपर लॉस का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25 वाट हो जाएगा। फुल लोड में था 100, हाफ लोड में क्या हो जाएगा वो वैल्यू? 25। कैसे हुआ? क्योंकि हाफ जो मेरा फैक्टर है वो हाफ स्क्वायर इनटू दैट पर्टिकुलर लोड, हाफ स्क्वायर इनटू 100, तो कॉपर लॉस का जो न्यू वैल्यू हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। नाउ आई एम क्लियर? ये सब न्यूमेरिकल में है, जब हम लोग एक दो न्यूमेरिकल करेंगे तो ऑटोमेटिकली और चीज समझ में आ जाएगा। For the time being, you try to understand there is a two type of losses is there, core loss and copper loss. Core loss is variable loss. Sorry, core loss is constant loss. Under any condition, that loss will not be varied. But whereas the copper loss is going to be varied with a change in the load. And this is the expression you can see that copper loss is nothing but the যেটা বলছিলাম না, হিট যেটা প্রডিউস হয় I1 স্কয়ার R1 I2 স্কয়ার R2। কেন বলা হতো? I1 is for primary and I2 is for secondary. R1 is primary resistance, R2 is secondary resistance. So that's why I'm writing I1 square R1 plus I2 square R2. So this is copper loss. Okay. Open circuit test. বিশ্বপ্রিয় স্যার এটা তোমাদের ভিডিওতে দিয়েছিল, সিঙ্গেল ফেজ ট্রান্সফরমার, single phase operation of a single phase transformer. So this is your lab experiment, open circuit test and short circuit test. Explain করব? यस सर। सर অন্য দিন করতে তো না। ঠিক 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 আছে, আমি জানি বেশি নেওয়া যাবে না, বেশি নিলে পুরোটাই গোলমাল হয়ে যাবে। ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নেই। এই ওপেন সার্কিট টেস্ট, শর্ট সার্কিট টেস্ট, আজকে কি বার? শুক্রবার।
আমি জানি না কালকে যদি কোনো সময় আচ্ছা কালকে তোমাদের কিরকম শিডিউল আছে বল, একটু বলবে আমায়? ফুল প্যাক শিডিউল, আচ্ছা। আর রবিবারটা? বাবা, আচ্ছা আমি চেষ্টা করব সানডেতে কোনো একটা সময় 4টে বা 5টার সময়, আমাকে আরেকটা দিন সময় দিও। আমি তাহলে দুটো টেস্ট, এই ওপেন সার্কিট টেস্ট, শর্ট সার্কিট টেস্টটা বুঝিয়ে দিয়ে, আমার থিওরি পোর্শন হয়ে গেছে, আমি জাস্ট তোমাদের অঙ্ক করাবো, তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে যে আমি যেটা পড়ালাম সেটার মধ্যে কি কি রয়েছে, আর একটা এফিসিয়েন্সি রয়েছে। আর এই নোটটা আমি আগে থেকে শেয়ার করে দেবো, তোমরা একটু দেখে রাখবে। যে পার্টিকুলারলি পোর্শনটা পড়ালাম সেটু পোর্শন গুলো করবে। এই ওপেন সার্কিট টেস্ট এন্ড শর্ট সার্কিট টেস্ট হবে সিঙ্গেল ফেজ ট্রান্সফরমার, এটা যতটা ল্যাবের জন্য ইম্পর্টেন্ট ততটা কিন্তু থিওরির জন্য ইম্পর্টেন্ট, কেননা এটাও কিন্তু তোমার আসে। আমি জাস্ট কানেকশনটা বুঝিয়ে দেবো, তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে এই ব্যাপারটা কি হচ্ছে। আমি একটু দুটো একটা কথা বলে নি, আমি ল্যাবে ঢুকছি না। এই আমরা যে বললাম না আয়রন লস, আর একটা বললাম না কপার লস, আয়রন লসটা ফাইন্ড আউট করতে হলে আমাদের কিন্তু ওপেন সার্কিট টেস্ট করতে হয়। আবার যদি কপার লস যদি ফাইন্ড আউট করতে হয় ইন এক্সামে বা ল্যাবরেটরিতে, তখন কিন্তু আমাদের শর্ট সার্কিট টেস্ট করতে হয়। বুঝতে পারছো? আমি দুটো টেস্ট বললাম, ওপেন সার্কিট টেস্ট, শর্ট সার্কিট টেস্ট। দেখো একটা কথা বলে রাখি আগের থেকে, what is open circuit test? Open circuit test means transformer we have two sides, one is primary side, one is secondary side. That means secondary side is kept open, so that is open circuit test. Did you follow my point? What do you mean by open circuit test? আমি জাস্ট একবার বলে দিচ্ছি, তোমাদের মাথায় বেশি চাপ নেবে না, জাস্ট অনলি ট্রাই টু সি এটা কি। খুব সিম্পল, আমি যেটা করেছি সেটাই, ওপেন সার্কিট টেস্ট টু ফাইন্ড আউট দ্য আয়রন লস। হাউ টু ফাইন্ড আউট আয়রন লস? সি দিস ইজ দ্য ট্রান্সফরমার, যেখানে আমরা এক্সাক্ট ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট অফ ট্রান্সফরমার লিখেছিলাম না। দেখো একটা প্রাইমারি সাইড, একটা সেকেন্ডারি সাইড। দেখো ট্রান্সফরমারটা একটা স্প্রিং এর মধ্যে দুটো রয়েছে, এই দিকটাকে বলছে লো ভোল্টেজ ওয়েন্ডিং, এই দিকটাকে বলছে হাই ভোল্টেজ ওয়েন্ডিং। প্রাইমারি সাইড বা সেকেন্ডারি সাইড যা খুশি বলতে পারো। সেকেন্ডারিটা ওপেন, সেকেন্ডারিটা ওপেন মানে কি হচ্ছে, এটা আমার লোডটাতে আমার কোনো লোড কানেক্টেড নেই। এইখানে আমি কি হবে, এইখানে দেখো এইখানে আমার একটা প্লাগ পয়েন্ট রয়েছে, অটো ট্রান্সফরমার রয়েছে, এখান থেকে আমার একটা সাপ্লাই এসছে, একটা ট্রান্সফরমার দিয়ে একটা ওয়াট মিটার দিয়েছে। যখন আমি এখানে রেটেড ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করবো না, রেটেড ভোল্টেজ, এখানে কিন্তু রেটেড কারেন্ট নয়, যখন রেটেড ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করবো না, লো ভোল্টেজ ওয়েন্ডিং মানে ধরো একটা ট্রান্সফরমার রেটিং রয়েছে 230 ভোল্ট, আমি এটা রেটেড ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করবো। রেটেড ভোল্টেজ অ্যাপ্লাই করলে না এই ওয়াট মিটারে কিছু একটা রিডিং দেখাবে, এন্ড দ্যাট পার্টিকুলার রিডিং উইল গিভ ইউ দ্য রিডিং অফ দ্য ভ্যালু অফ আয়রন লস। এই এক্সপেরিমেন্টটাই হচ্ছে আমার কি ওপেন সার্কিট টেস্ট হবে সিঙ্গেল ফেজ ট্রান্সফরমার। যখন শর্ট সার্কিট টেস্ট হবে সিঙ্গেল ফেজ ট্রান্সফরমার করবো, তখন কি করবো জানো তো, এই ভ্যালুটাকে আমি এইটাকে আমি শর্ট করে দেবো। শর্ট করে দিলে কি হবে, আমি প্রাইমারিতে এমন করে ঘোরাবো সাপ্লাইটা যাতে আমার সেকেন্ডারিতে আমার রেটেড কারেন্ট হয়। রেটেড কারেন্ট হলেই যে ম্যাক্সিমাম কারেন্ট যেটা হয় আই স্কয়ার ইন্টু আর1 বললাম না, আই স্কয়ার ইন্টু আর1 আই স্কয়ার আর2, সেটাতে আমার কপার লস ফাইন্ড আউট হয়। জাস্ট আমি একবার দেখে নিচ্ছি, আমি আবার পরের দিন বলবো। ওপেন সার্কিট টেস্টে সেকেন্ডারিটা ওপেন হয়, শর্ট সার্কিট টেস্টে সেকেন্ডারিটা আমার কি হয়, শর্ট সার্কিটেড হয়। দেখবে হ্যাঁ দেখো শর্ট সার্কিট হয়েছে থ্রু অ্যামিটার। এটাই হচ্ছে আমার ওপেন সার্কিট টেস্ট, এটা হচ্ছে আমার শর্ট সার্কিট টেস্ট। এটা একটা মধ্যে আমি কপার লস ফাইন্ড আউট করতে পারি, and for one we find out the core loss, and the same experiment we have to perform through the connecting wire in your laboratory experiment. Open circuit test of a single phase transformer, open circuit test of a the short circuit test of a single phase transformer to find out copper loss and iron loss, and both are equally important for your laboratory class as well as your theory class. এটা থেকে শর্ট নোট পড়ে না, আমি ওয়াইন্ড আপ করে দিই এবার নাকি? ঠিক আছে, আমি তাহলে এই নোটটা পুরোটাই শেয়ার করে দিচ্ছি। ঠিক আছে, নোটটা পড়ো, এই নোটটা পড়লে ট্রান্সফরমার থেকে আর কিছু পড়তে হবে না। নো নিড টু সার্চ হিয়ার এন্ড দেয়ার। আমি ওই জন্য পুরোটাই আজকে পুরো স্ক্যান করে নিয়েছি তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স দিয়ে দেওয়ার জন্য। Is it okay? I'll just take Sunday at any time. I'll try to solve few numericals and 2-3 just small efficiency derivation type. Then your transformer chapter will also be finished by this week. So this is my target, and you also try to finish this particular portions. And this is also scoring. You can get 20 marks question for this transformer also. I'm just telling now onwards itself. You will get 20 marks question from this transformer, where there is one compulsory derivations will be there, 2-3 compulsorily diagram will be there. Okay, one test will be there. One test means open circuit test and short circuit test of a single phase transformer, and one numerical is there, combining of total 20 marks. So now I'm wind up, and I'll just send this note. You just follow that note. Hopefully we'll try to meet on Sunday at any time, preferable at morning time.
কি ক্লাস? মেকানিক্স, ফিজিক্স। ইঞ্জিনিয়ারিং ফিজিক্স। ঠিক আছে, আমি সিআর এর সাথে একটু করে, সিআর বা তোমরা যে রয়েছে আমার সাথে প্লিজ কমিউনিকেট করে একটু তুমি জানিয়ে দেবে। আমার জাস্ট, আমি বেশিক্ষণ আমি ক্লাস নিই না, আমি 1 ঘন্টা 10-15 মিনিটের ক্লাসে নিই, আমার তাতেই আমার মোর দেন সাফিসিয়েন্ট। আমি তোমাদের একটু একটু করে যাতে বোঝাতে পারি এবং তোমরা যদি একটু করে ইন্টারেস্ট নিতে পারো। কিন্তু আমি একটু রিকোয়েস্ট করবো তোমাদের সবাইকে, ইউ প্লিজ জাস্ট গো থ্রু দ্য নোটস, কি কি পড়ালাম, কি কি পার্টিকুলার প্রসেস রয়েছে। আমি ডেফিনেশন করিয়েছি, জাস্ট কনস্ট্রাকশন করেছি, ইএমএফ ইকুয়েশন অফ ট্রান্সফর্ম করেছি, যে